Namaste and welcome to this exciting new episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which is science or study of fake lie or imagination. Thank you all the viewers for joining us, supporting us, and helping us in building this amazing uh, the amazing video series that we have, and also for supporting us in a big way. It means a lot to us. Our sole objective is to promote healthy lifestyles and also a healthy mind through Harinam. So I have a very special guest today, and we're going to talk about the most important thing in our life. And the most important thing in our life is food. What we eat is what we become, and what we eat also helps us to build a mindset. So today we are going to uh, discuss. I have a very special guest. You love him. So let us welcome Rajesh Kapoor ji. नमस्ते राजेश जी. जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो शो पे, और आपके सभी वीडियोस को लोग बहुत पसंद करते हैं. और ज्यादातर कमेंट्स मुझे ऐसे मिलते हैं, ऐसा लगता है कि आप जो है, इनकी आंखों में देखिए तो फोटो अच्छा आएगा सामने से। आई थिंक बैकग्राउंड में बहुत वो नॉइज है तो अच्छा. बैकग्राउंड यदि मेरी डार्क की जाए तो मैं कर दूं, अच्छा रहेगा क्या? नहीं, अभी शो लाइव है ऑलरेडी. सो अच्छा अच्छा, उनको बोलिए पीछे से बात ना करें. जी, ठीक है। सो अभी लाइव है शो एक्चुअली ऑलरेडी. तो मेरा पहला प्रश्न ठीक। आपसे ये है कि जो हम फूड की जब हम बात करते हैं, फूड के बारे में, भोजन के बारे में, अगर हम अपने सनातन धर्म में देखते हैं तो भोजन पे बहुत महत्व दी जाती है, बहुत ज्यादा महत्वता दी जाती है. क्योंकि जैसा आपका भोजन, उस प्रकार का आपका सोचने का तरीका, या उस प्रकार का आपका रहन सहन भी वैसे ही होता है. और मन, जो हम लोग माइंड के बारे में बात करते हैं, समटाइम्स लोग उसको भोजन से डिस्कनेक्ट कर देते हैं. तो भोजन और अपना जो माइंड और स्ट्रेस है, उस पे क्या कनेक्शन है? उसके बाद हम लोग इस मेन टॉपिक पे आएंगे जिस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं. जी मुझे इस पे कुछ कहना है ना। आप गीता के विद्वान हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि। हम्म, अन्न से ही भूत यानी भूत प्रेत नहीं, जो ये प्राणी हैं, इनका अस्तित्व है। तो ये अस्तित्व जो है तन और मन दोनों का है। हमारा शरीर और मन आहार से बनता है। आहार जैसा होता है, जैसे हमारे कहा भी है लोकोक्तियों में, जैसा अन्न वैसा मन। तो वो तो बहुत गहरे तक चले गए हैं कि जैसी कमाई होगी उसका भी असर हो जाएगा। पर फिर भी स्थूल रूप से देखें तो आहार जैसा लिया जाए तो उसको हमने विभाजित किया है ना, सत्व रज और तम, इन तीन भाग की विभाजित किया है। तो सात्विक भोजन, तामसिक भोजन और राजस भोजन। तो जो राजस है ये मध्यम है, यानी इससे आप सरलता से तमस की ओर भी जा सकते हैं, सत्व की ओर भी जा सकते हैं। सात्विक भोजन वो है जिससे हमारे स्नायु कोशों में जो 100 बिलियन ब्रेन सेल हैं, उनमें से वो कोष जागृत होते हैं जो हमको सूक्ष्म शक्तियों से, ईश्वरीय शक्तियों से जोड़ देते हैं। वो सात्विक भोजन है। और जो राजस भोजन है वो हमें उत्तेजना प्रदान करता है, कर्मठता प्रदान करता है, सक्रियता प्रदान करता है, और भोग लिप्साओं को जगाता है। और जो तामसिक भोजन है वो आलस, प्रमाद और कुविचार, दुर्विचार, नकारात्मक सोच, हिंसा, ये सबको बढ़ाने वाला है। तो हमारे कहा गया है बासी भोजन भी तामसिक है। पर मैं इससे अलग जो आज का हमारा विषय है उस पर बात करूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा भोजन विषाक्त और विष मुक्त, कलयुग में दो ही प्रकार का भोजन मुख्य है। उसके बाद सात्विक तामसिक की बात होगी या राजस की बात होगी। तो अभी तो मुख्य बात है कि हमें विषाक्त भोजन मिल रहा है या विष रहित भोजन मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि हमको भोजन सही मिल जाए। तो कैसे मिलेगा? बाजार में आप जाओ तो जीएमओ फूड मिलेगा,
तो पूरा कैंसर कर देता है। देखने में सुंदर है, बढ़िया है, उसमें विष डालो ना डालो, वो बीज ही विषैला है, उससे पैदा विषैला, पैदा ही उससे जो होगा जो उपज आएगी वो विषैली होगी। उसके बाद उसके ऊपर जो रासायनिक सब कुछ उर्वरक डाले गए, यानी फर्टिलाइजर डाले गए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक डाले गए, वो सब कुछ तो विष ही विष है। और विष जाना कहाँ है? हमारे शरीर में तो जाना है। पहली दृष्टि में ऐसा लगता है कि भयंकर मुसीबत का पहाड़ है, जिसका कोई और छोर नहीं है, कोई समाधान नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता था, पर अब नहीं लगता है। अब मुझे लगता है तो बड़ा सरल मामला है। जिस रावण ने ये सारी माया रची है ना, उसने तो यही सोच कर रची है कोई रास्ता ही ना बचे। पर अब मैं देख रहा हूँ, अरे रास्ते तो बड़े सरल हैं, बहुत ही सरल। तो उनपे आज हम बात करेंगे, कैसे हम इनसे बच सकते हैं। तो आपने विषाक्त भोजन की बात करी, विषाक्त, तो किस प्रकार के विषाक्त या विष युक्त भोजन है जो कि आजकल सोसाइटी में अवेलेबल है? जैसे हम सभी जानते हैं कि सारे केमिकल, जीएम मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड रहते हैं, या फिर केमिकल्स के थ्रू भोजन हम लोग को, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है हर जगह। और ऑर्गेनिक भी जब बोलते हैं पश्चिमी देशों में, तो वो ऑर्गेनिक होता नहीं है। ऑर्गेनिक भोजन तो सिर्फ भारत में अवेलेबल है, जहाँ पे मैं रिसेंटली गया था, तो 98% जो है भोजन भारत में ऑर्गेनिक ही रहता है, जो उगता है भारत के अंदर। तो विषाक्त भोजन के किस प्रकार के विष हो सकते हैं भोजन के अंदर? अगर वो लोगों को पता लगे तो अच्छा रहेगा। जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए, आहार में विष की शुरुआत कहाँ से होती है? जब बीज डलता है। हमारा बीज ही विषैला बना दिया। अब बीज के विषैला होने का प्रभाव क्या है, इसके ऊपर आज तक एक भी वैज्ञानिक ने एक शब्द नहीं कहा है। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताता हूँ, तो ये बात की गंभीरता अच्छे से समझ आ जाएगी। मैंने एक सज्जन को पूछा एक बार, मैं कहा यार ये सौंफी आम क्या होता है, सिंदूरी आम कैसे बनता है, और ये जो दूधिया आम है, ये आप अलग अलग आम जो है ये कैसे, कहाँ मिलेंगे इसके पौधे? कि कहीं नहीं जाना जी, आप खुद बना लो। भाई कैसे बना लो? कि गुठली को लो, सिंदूर में भिगो दो और पौधे को लगा दो, आजीवन सिंदूरी आम निकलेगा उसमें से। आम का प्रकार कोई भी होगा, वो सिंदूरी आम होगा। और ऐसे ही कहते हैं, सौंफ में भिगोकर पौधे को लगा दो, चारों ओर सौंफ लपेट कर, आजीवन उस पौधे में से सौंफ की सुगंध आएगी आम में से। अद्भुत। दूध में बिल्कुल डुबाकर उसको लगा दो, वो तो दूध जैसी सुगंध आती रहेगी। तो मैं कहा इतना कमाल है। तुरंत मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा, जितने बीज हैं उनको खेत से निकालने से पहले जहर डालते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड। बीज निकालने के बाद उसके ऊपर तेज विष लगाते हैं, इतना तेज विष कि अगर किसी के मुंह में वो बीज चले जाए तो उस व्यक्ति का राम नाम सत्य हो ही जाएगा। और जब बोते हैं तो भी उसके ऊपर विषों का छिड़काव करते हैं, उसमें कोई बीमारी ना लग जाए। भाई पौधे को तो बचाना है, पौधे खाने वाले को बचाने की कोई बुद्धि, ऐसा लगता है हमने बुद्धि को तितांजलि दे दी है। हम बुद्धि को त्याग करके ही अपना काम कर रहे हैं। ये बुद्धि विहीन समाज हमने विकसित किया है। तो बस बीज से हमारा विश्व का प्रारंभ हो गया। अब बीज के बाद जब उसको बीज को बोया, तो फिर अब आपको समझ आ रहा होगा कि वो पौधा, उसमें एक दाना विष का ना डालो। जब तक वो पौधा जीवित रहेगा, वो विषैला ही रहेगा। वैसे तो हम रहने नहीं देते, वो आगे बात करेंगे कैसे विष मुक्त करेंगे उसको। पर वो पौधे से जो भी उगेगा तो विषयुक्त ही होगा ना, उसमें और विष नहीं डाला तो भी। जैसे आम में एक बार विष लगाया तो आजीवन विष। जो बेलें हैं, एक वर्षीय पौधे हैं, सब्जियां हैं, 3 मास में होती हैं, तो विषैले फल पैदा करके वो समाप्त हो जाएंगे। आपने विष नहीं डाला तो ना डालो, पर विषैले तो रहेंगे ही। तो शुरुआत वहां से हो गई। उसके बाद फिर खेत में जब डाला, तो उसके ऊपर उनको अच्छे से पता होता है हमारी दवाइयों से कोई बीमारी ठीक नहीं होने वाली, पर पैसे कमाने के लिए वो आपको देते जाते हैं, ये 500 की शीशी, 1000 की शीशी। अब मैं तो समझता था कुल विष भारत में खेती में 10 लाख करोड़ के पड़ते होंगे। अब ये गोपाल सुतरिया जी का मैं वीडियो सुन रहा था, कहते 15 लाख करोड़ रुपए के विष खेती में डाले जा रहे हैं। बाप रे, उफ, भयंकर। जिस देश का बजट आज मोदी जी के आने के बाद केवल 40 लाख
अब हो सकता है 50 लाख करोड़ हो गया हो, उस देश में 1/3, 30-35% हमारा केवल खेत में जहर डालने में 15 लाख करोड़। भयंकर। तो आप समझ सकते हैं इसके कारण 15 लाख करोड़ रुपया कम से कम लोगों को जो बीमारियां हम खेती के कारण दे रहे हैं उनका भी लग रहा होगा 15 लाख करोड़। तो यानी देश का जितना बजट है लगभग उतना हम विष खाने और खिलाने पे देश का खर्च करवा रहे हैं। अभी मैंने कॉस्मेटिक्स और कोल्ड ड्रिंक्स और पैक्ड फूड की बात नहीं की। वो कुल मिलाकर भारत के सरकार के प्रदेश से लेके केंद्र सरकार के बजट तक कुल जितना बजट है उसके बराबर बाजार में भारत की जनता को विष खिलाने के ऊपर खर्च हो रहा है। तो खैर, तो खेत में फिर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हम डाल ही रहे हैं, फर्टिलाइजर के नाम पर भी वही डाल रहे हैं विष। और उसके बाद जब सब्जियों को हमने तोड़ लिया तो उसमें जीवन तो है नहीं जी, शेल्फ लाइफ है नहीं, विष से भरी हुई फल सब्जी और अनाज है वो, इसलिए उसमें फिर प्रिजर्वेटिव, उसमें कीड़ा ना लगे। और हमारे फिर जब तक थाली में वो पहुंचता है वो कैंसर कारक, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर के लिए पर्याप्त होता है। वो फिर कुछ और अलग से करने की जरूरत नहीं होती। इस भयंकर स्थिति में हम गुजर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा आदित्य सत्संगी जी ने कि केवल 2%, अब स्थिति भारत में ऐसी नहीं है। ये केवल सरकारी आंकड़े होंगे या वैज्ञानिकों के आंकड़े होंगे। भारत में 98% नहीं तो 90% तो विषैली खेती हो रही है, बहुत बड़े स्तर पर, और बढ़ती जा रही है। पर सौभाग्य की बात है कि लाखों किसानों ने एकदम 180 डिग्री पे पीछे मुड़ गए हैं, एकदम लौट कर जैविक खेती यानी विष मुक्त खेती की ओर तेजी से लौट रहे हैं लोग। और मांग भी बढ़ती जा रही है, लोगों को समझ आ रहा है। तो इस तरह कदम कदम पे विष। और फिर एक और इसमें जोड़ दिया, आप बाजार में नागपुर, बंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, इन जगह पे मैं गया, चलो जी आपको ऑर्गेनिक फार्मर्स के प्रोड्यूस दिखाएं और लाइन चलकर। आप जैसे मित्र हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है जाना। कहाँ? ताजमहल देखने नहीं जाता हूँ, अनाज की मंडी कहाँ है, सब्जियों की मंडी कहाँ है, बस वो देखने जाता हूँ। तो गए वहां पे तो उनकी जांच की, तो ऑर्गेनिक के नाम के ऊपर पहली बात तो कि केमिकल वाला था, और दूसरा जो किसान ईमानदारी से ऑर्गेनिक उगा रहा है, विषमुक्त उगा रहा है, जीएमओ था, उसको नहीं पता बेचारे को। तो आप ज्यादा पैसे देकर, मैं मजाक में कई बार कहा करता हूँ अपने शहरी मित्रों को, हम ये लाए जी इतने का, ये सब्जी टमाटर में बाजार में तो 25 रुपए किलो है, मैं 100 रुपए किलो लाया हूँ। मैं कहा जी आपने बड़ा अच्छा किया, आखिर बड़ा आदमी है तो बड़े आदमी को सस्ता जहर क्यों खाना है, महंगा जहर खाना चाहिए। कि क्या मतलब? अरे मैं कहा जहर ही तो खा रहे हो, जीएमओ टमाटर लेकर आए हो, विषी तो खा रहे हो, पर थोड़ा सा स्टेटस सिंबल। मैं कहा ये है ना कि हम सस्ता जहर क्यों खाए। तो उनको बात समझ आती है, हमारे देश के लोग महंगा जहर खा रहे हैं या सस्ता जहर खा रहे हैं, पर खा जहर रहे हैं। तो अब सुनकर ऐसा लगता है अरे कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसा नहीं, इस पे हम आगे बात करेंगे, रास्ता क्या है। ये जी। बहुत बहुत आपने मुझे आंकड़े दे के पूरा चौंका दिया है बुरी तरह, क्योंकि मैं जो भारतीय कृषि काउंसिल को सुन रहा था, और मेरा कृषि में बहुत पर्सनल इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि भागवत धर्म से बहुत कनेक्टेड है। हम क्या भोजन खाते हैं, और उससे फिर हमारा जो जप करने में मन तभी लगता है जब भोजन स्वस्थ होगा, बहुत सात्विक सुंदर, होगा। बहुत सुंदर। तो मेरे लिए बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि मैं एक पथ पर हूँ। तो अगर सनातन धर्म में जप करने की कोशिश करता हूँ, अगर भोजन ठीक नहीं होगा तो मेरा जप ठीक से नहीं होता। तो ये अच्छा। मेरा एक कंसर्न रहता है हमेशा। तो इसलिए भोजन पे सभी जो सनातन धर्म के पथ पर हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भोजन क्या हो, शरीर में क्या जाए। तो एक इसमें एक प्रश्न उठता है, आपने तो मुझे पूरा तरह चौंका दिया है, प्रश्न ही बचे नहीं मेरे पास। तो ये जो भारतीय कृषि काउंसिल, जो उसमें इतने सारे जो वैज्ञानिक हैं, क्या इनको कभी ऐसा लगा नहीं कि ये सत्य को भारत की जनता के सामने प्रस्तुत करे, या आपको लगता है कि यहाँ पर भी कुछ पॉलिटिक्स या कमर्शियल इंटरेस्ट है? आपका प्रश्न बहुत उचित है, सही है। हमारी समस्या क्या है, इस देश को मैं कहा करता हूँ बेईमान नेताओं ने बर्बाद नहीं किया, बेईमान प्रशासकों ने बर्बाद नहीं किया,
इस देश को बर्बाद करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो मुझे वैज्ञानिकों पे बड़ा गुस्सा था। मैं यहाँ तक कहा करता था कि जिन वैज्ञानिकों ने इतना देश को बर्बाद किया है, उनको वैज्ञानिकों को हजारों लाखों करोड़ों लोगों को बीमार बनाने का और उनको हत्या करने का अपराधी बताकर कठोर दंड दिया जाना चाहिए। फिर मुझे कुछ धीरे धीरे समझ आया कि वैज्ञानिक हमारे दुश्मन नहीं है, वो एक षड्यंत्र का शिकार है। वो क्या षड्यंत्र है? हमारा विज्ञान का सारा पाठ्यक्रम, चाहे कृषि का हो, चाहे औद्यानिकी का हो, चाहे पशु उसका वेटनरी का हो, चाहे चिकित्सा का हो, आप जानकर हैरान होंगे हमारे सारे पाठ्यक्रम अमेरिका में बनते हैं। और हमारे नहीं, दुनिया के अधिकांश देशों के, यूरोप के देश हैं, अमेरिका के देश हैं, सबके पाठ्यक्रम वहीं बनते हैं और इस दृष्टिकोण से बनते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमार कैसे किया जाए। अब ये जो तथाकथित वैज्ञानिक हैं, इनके दिमाग के दरवाजे तांगे के घोड़े की तरह बंद हैं। मैं एक भूल जाऊंगा थोड़ा सा पॉइंट। बिल गेट्स, मतलब मैं अगर देखा जाए तो बड़ा आसुरिक वृत्ति का व्यक्ति है वो। आजकल वो सबसे अमेरिका का सबसे बड़ा कृषि औद्योगिक है, उद्योगपति है, कृषि उद्योगपति। अभी भारतीय प्रधानमंत्री से भी मिले। और डब्ल्यू चलो। एच ओ डब्ल्यू एच ओ का तो सबको मालूम ही है कि बीमारी बढ़ाना और फिर उसमें सॉल्यूशन बेचना अमेरिकन कंपनीज के, ये उनका काम रहता है। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव आया है, तो प्लीज इधर भी थोड़ा सा लाइट डालिए, आप उत्तर जो दे रहे हैं प्लीज। जी, सारी दुनिया को बर्बाद करने वाला जो आपने कहा ना, रावण, वही तो है। और उसकी 45-50 हजार वैज्ञानिक अपना ये जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, उन सब ने मिलकर एक ग्रुप बनाया हुआ है और एक ही मिशन के लिए वो मिलकर काम करते हैं कि दुनिया को बीमार कैसे करना है, दुनिया को लूटना कैसे है। और दान के नाम पे जो पैसा वो देते हैं, वो पैसा इसी काम को बढ़ाने के लिए दान दिया जाता है अपनी एनजीओ को। बाकी अपनी वाहवाही कराई जाती है, हमने इतना दान किया, इतना दान किया। कोई दानवान नहीं होता, इन्वेस्टमेंट होती है लोगों को बीमार बनाने के लिए, मारने के लिए, लूटने के लिए कैसे व्यवस्था करनी है। तो अब ये जो वैज्ञानिक की मैं बात कर रहा था, तो इस देश को बर्बाद करने का, दुनिया को बर्बाद करने का सबसे बड़ा काम तो वैज्ञानिक कर रहा है। अब बताइए, मोदी जी या मोदी जी जैसे जो ईमानदार देशभक्त लोग हैं, वो लोग भी देश को बर्बाद करने में भागीदार क्यों बन रहे हैं? क्यों वो लोग वैक्सीनेशन का समर्थन कर रही हैं? क्यों वो लोग जो है वो इसका जो है ये जीएमओ सीड्स को बढ़ावा दे रहे हैं? ये सब उल्टा सीधा हो क्यों रहा है? उसका कारण सीधा सीधा सरल है। एक्सपर्ट वहां पे सारे वही हैं जिन्होंने अमेरिका में बने हुए पाठ्यक्रम को पढ़कर डॉक्टरेट की डिग्री ली है। अब उनका दिमाग तो जो है वो डिटर्जेंट सोप के साथ अच्छी तरह धो दिया है और धोकर उसमें वो बीज बो दिए हैं जो गलत 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 रिकमेंडेशन से भरे हुए हैं, संस्तुतियों से भरे हुए हैं, गलत स्थापनाओं से, फाइंडिंग से भरे हुए हैं। इसलिए जिन वैज्ञानिकों को आप सुनते हैं ना मंचों के ऊपर, बड़े बड़े मंचों के ऊपर, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको ताला लगाकर चाबी अमेरिका भेज दी गई है। वो क्या बोलते हैं? वो टेप रिकॉर्डर की तरह वो टेप बजाते रहते हैं जो उनके दिमाग में पिछले 5, 7, 10, 15, 20 साल से भरा गया है। वो सही कैसे हो सकता है? वो तो उसी रावण ने भरा है जिसकी आप बात कर रही हैं। वो सही नहीं हो सकता। अगर वो सही होता तो ये जो झूठे आंकड़े आपको दिए जा रहे हैं, झूठे आंकड़े नहीं आपको मिलते, सच पता लगता। इस देश में क्लोरिनेशन सारी दुनिया में बंद हो जाती है, भारत में क्लोरिनेशन हो रही है। पता है इससे हार्ट फेल होता है, इससे कैंसर होता है, इससे किडनी लीवर फेल होता है, इससे डैमेज हो जाती है किडनी लीवर, पूरी आर्टरी वेसल कैपिलरी गल जाती है क्लोरीन के कारण। तो इस देश में पानी में क्लोरिनेशन क्यों होती है? अगर इस देश का वैज्ञानिक जाग रहा होता। आप कहेंगे राजनेताओं को, मंत्रियों को जिम्मेवार ठहराएं, उनका विषय विज्ञान है ही नहीं जी। एडमिनिस्ट्रेटर का विषय है ही नहीं ये विषय है वैज्ञानिक का। तो इस देश को बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा कारक है वैज्ञानिक। और वैज्ञानिक ऐसा क्यों कर रहा है? उसके दिमाग में वही घास फूस कूड़ा कचरा भरा हुआ है जिस पाठ्यक्रम के कारण उनके दिमाग में आया है। तो इसलिए आप उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई वैज्ञानिक, अपवाद की मैं बात नहीं करता, अपवाद हैं कुछ। तो ये स्थिति है वैज्ञानिकों की। आप ही की तरह सब लोग कहते हैं वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, सरकार क्या करेगी? जो एक्सपर्ट बोलेगा
वहां एक्सपर्ट ना मैं हूं ना आप हैं, वहां वो एक्सपर्ट हैं जो 2-2 4-4 लाख रुपए वेतन लेकर अमेरिका का सिखाया हुआ पाठ वो पढ़ते हैं, टेप रिकॉर्डर बजाते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। नहीं तो कॉमन सेंस काम क्यों नहीं करती? ये कॉमन सेंस की बात है। हमारे एक तेज प्रताप नाम के वाइस चांसलर होते थे, कुलपति थे, पालमपुर विश्वविद्यालय हिमाचल में। वो कहते थे कि डीए अपना जो है एनपीके के कारण भूमि शमशान बन जाती है, मर जाती है, समाप्त हो जाती है, इसलिए गलती से भी रासायनिक खाद कभी खेत में ना डालना, ये कहा करते थे वो। तो ये कहने के कारण उनको उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेक्रेटरिएट में, सचिवालय में उनको खूब बदनाम किया, और वहां पे एक इतने बड़े वैज्ञानिक को क्या कहकर बुलाते थे एडमिनिस्ट्रेटर, प्रचार कर दिया ना, इनका बड़ा शक्तिशाली व्यवस्था है। वो पागल प्रताप सिंह, एक आईएएस अधिकारी, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी, उनको पागल प्रताप सिंह बोलते थे। इतना उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी। जम्मू कश्मीर सरकार उनको लेगी रिटायरमेंट के बाद, वहां उन्होंने काम किया डटकर, आज भी वो काम कर रही है। तो उन्होंने साफ दो टूक कहा, ये जो आप डाल रहे हो ना डीएपी एमओपी ये सब कुछ है, यूरिया, इससे भूमि शमशान बनती है, कभी गलती से मत डालना, क्योंकि भूमि में उर्वरकता, उपज पैदा इनके कारण नहीं होती, वो तो जीवाणु जो अरबों उनके कारण पैदा होती है, और इसके कारण जीवाणु मर गए। जब जीवाणु मर गए तो 1 बोरी डालो, 100 बोरी डालो, घास का तिनका भी नहीं उगने वाला। तो इसलिए क्या चालाकी की है इन्होंने, ऐसा करो जी, आधा गोबर और आधा डीएपी, ताकि गोबर के साथ डीएपी खप जाए और जमीन पूरी नहीं मरे, कुछ उपज आती रहे। यही चल रहा है ना आजकल, आधा उनसे वो जैविक वो सामग्री, वो गोबर और अपना जो कचरे से बनी खाद है ना, वनस्पति से बनी खाद, कार्बन खाद डलवा रही है। तो ये खेल चल रहा है, इसलिए वैज्ञानिक सही बोलेगा ये आशा मत करिए। मेरे पास शब्द ही नहीं बचे हैं कुछ बोलने के लिए। और जबकि आपने बिल्कुल सही बोला। सबसे बड़ा दुनिया में, जैसे अमेरिका में मैं देखता हूँ कि वैज्ञानिक ने बोला है, और वैज्ञानिक तो आजकल का वैज्ञानिक तो कमर्शियल वैज्ञानिक है। उसको वो वही बात बोलेगा जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है, कंपनीज उसको प्रमोट कर रही है। हम्म और अमेरिका हम्म में ये तो एक एक कबाल है कि अगर बड़े बड़े जो वैज्ञानिक जो हर दिन अपनी बात बदलते हैं कि ये साइंस के द्वारा रेटिफाइड है, मतलब एक नया धर्म बन चुका है, रिलीजन बन चुका है विज्ञान, और लोग उसको फॉलो करें, और फिर उसके बाद कोई आंसर नहीं, आप आंसर नहीं दे सकते, इट इज नॉट साइंटिफिक, ऐसा बोल देंगे। ये वैज्ञानिक, इट इज नॉट साइंटिफिक, ऐसा बोल देंगे। और भारत में भी ये डिजीज है। एक मेरे को प्रश्न आता है कि हम लोग को तो जब हम भोजन बनाते हैं तो जगन्नाथ जी को जब ऑफर करते हैं तो मंत्रों के द्वारा हम ऑफर करते हैं। क्या मंत्र शक्ति से वो प्योर होता है कि नहीं? वाह, आप मुझे एक बात बताएं, आपके सवाल के जवाब में सवाल करना चाहूंगा। आपकी आवाज मेरी तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही? बिल्कुल मेरी पहुंच रही। आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच यस, रही? यस, पहुंच रही है। इसका मतलब हम ये मानते हैं, हम जानते हैं, हमारा अनुभव है कि फ्रीक्वेंसी काम करती है, तरंगे काम करती है, एक बात। दूसरी बात, ऐसी डिवाइसेस हैं कि नहीं कि उस डिवाइस से खास तरह की तरंगे, खास फ्रीक्वेंसी की पैदा करो और एक बहुत बड़े ब्रिज को तोड़ डालो, ऐसा है कि नहीं? अरे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, मेरे आदरणीय बंधुओं, एक यंत्र के द्वारा, बेजान यंत्र के द्वारा पैदा की हुई ध्वनियों से आप बहुत कुछ कर डालते हैं, चित्र दिखा देते हैं, आवाज वहां तक पहुंचा देते हैं, और यहां तक कि कुछ तोड़फोड़ भी कर डालते हो, कुछ बना भी डालते हो फ्रीक्वेंसी के द्वारा। फ्रीक्वेंसी के द्वारा आप जो है, जो ऊपर रॉकेट भेजे उनको कंट्रोल कर लेते हो। इतना कुछ आप कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी के द्वारा, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से पर्टिकुलर रिजल्ट। तो ये ईश्वर के द्वारा बनाई हुई ये जो रचना है, दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड, इसका एक सेल विश्व का एक वैज्ञानिक नहीं बना सकता, इतनी अद्भुत जो रचना है, उसके द्वारा जो सिद्ध किए हुए ध्वनियां पैदा की जाएंगी, उसका असर क्यों नहीं होगा? मैं आपको बताता हूँ, सरल सा प्रयोग कर लीजिए, इसके लिए सिद्धि की जरूरत नहीं है। हृदय रोग हो जाए, कोई भी हृदय रोग, विठ्ठल 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 जाप करिए,
उसी दिन आपको लाभ ना हो तो मुझे कहिएगा, शुरुआत करके देख लीजिए। फिर सरल और जटिल अनेक प्रकार के मंत्र हैं, तामसिक मंत्र हैं, सात्विक मंत्र है ना। तो वो वाम मार्गी मंत्र है, दक्षिण मार्गी मंत्र है, वो सब तरह के हैं क्यों नहीं, जरूर हैं। आप जानते हैं, आप तो मेरे मुंह से कहलवाना चाह रहे थे प्रमाण के साथ, तो ये निश्चित होता है। एक और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जितने लोग आए होंगे सुनने के लिए, सबका परिवार होगा, सबके बच्चे होंगे। आप अपने बच्चों को बहुत बुद्धिमान, बहुत योग्य बनाना चाहते हैं, एक मंत्र बोल लीजिए, मंत्र नहीं, दोहा रामायण को। रघुपह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। निश्चित रूप से आपका बच्चा एक सप्ताह में स्वर्ण शक्ति बढ़ जाएगी। गुरु पह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। हो जाएगा, क्यों नहीं है प्रभाव, निश्चित प्रभाव है। हाँ, अगर प्रभाव नहीं हो रहा है तो कहीं करने वाले की साधना में फर्क है जी। आपने विष्णु के अनेक नाम है, आपने एक ही नाम चुना, विट्ठल, जो कि मैं वहां पे मेरा जन्म हुआ है, सोलापुर। तो वाह। मैं वहीं का हूँ, तो मैं बड़ा आश्चर्य हो गया, आपने सभी नामों में से एक विट्ठल चुना। तो रुक्मई विट्ठल। तो अच्छा, एक प्रश्न आता है अभी कि जो शहरों में रहते हैं, अभी जो आज का टॉपिक भी है कि शहरों में है विश्व मुक्त भोजन, क्योंकि अभी सबके पास टेरेस है, काफी घर भी बड़े हो गए हैं, लोगों के पास है। और अमेरिका में जो सुन रहे हैं, अमेरिका में सुन रहे हैं या अन्य देशों में सुन रहे हैं, उनका बैकग्राउंड में, उनके बैकयार्ड में थोड़ा जगह भी होगा। तो टेरेस पे भोजन कैसे उगा सकते हैं, या किस प्रकार का भोजन उगा सकते हैं, या बैकयार्ड में क्या इस तरह भोजन उगा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह लोग अपने को ऑर्गेनिक जी। फूड घर पे बनाए। बहुत सुंदर, सही प्रश्न है, आज का विषय ये है। पर आप तो एक चतुर व्यापारी की तरह चतुर हैं ज्ञान के क्षेत्र में। क्या करते हैं आप, कि एक ही समय में कई विषय दो लेते हैं, आप दोहन कर लेते हैं। मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐतराज नहीं, लोगों के कल्याण के लिए अच्छा है। तो चलिए हम मुख्य विषय पे लौटते हैं कि जो छत पर खेती हम कैसे कर सकते हैं, या अपने घर के पीछे जो लॉन हमने छोड़े हुए उसमें खेती कैसे करें। मेरे एक मित्र हैं, गुजर हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं है, पर पढ़ाई लिखाई का बुद्धि से कोई लेना देना नहीं होता, कि पढ़े लिखे बुद्धि बिल्कुल हीन होते हैं या बुद्धि भ्रष्ट होते हैं, या ये हो सकता है कि उनकी कुशिक्षा बहुत ज्यादा होती है। तो कई बिल्कुल अनपढ़ होने पे भी उनके पास संस्कार और समझ बहुत बड़ी होती है। तो खैर, मेरे एक मित्र प्रधान चले गए कश्मीर, तो जिसके बुलाने पर गए, तो उसका बहुत बड़ा आगे लॉन था, लगभग 1 किलोमीटर का लॉन होगा उसका। और उसमें अंत में जाके कोठी, उसको पार करने में जो है गाड़ी से 3 मिनट 4 मिनट लगते थे लॉन को पार करने में। पूरे में घास लगी हुई, ऑर्नामेंटल पौधे लगे हुए। तो मेरे उस मित्र ने कहा उनको, देवराज चौधरी ने, कि ये जो आपने इतनी घास लगाई हुई है, इसका क्या उपयोग है, ये अच्छी लगती है। उन्होंने कहा, आप बाजार से लाके जहरीली सब्जी और फल खाते हैं, अगर आप यहाँ पे आप सब्जी और फल लगा दें तो आप बिना जहर की जो है फल सब्जी खाने को मिल जाएगी। वो व्यक्ति समझदार था, तुरंत उसको समझ आया, और उसने दूसरे ही दिन लॉन को धीरे धीरे उखाड़ कर और वहां पे सब्जी के बीज और पेड़ पौधे मंगवा कर लगाना शुरू कर दिया। मैं यही कहना चाहता हूँ, आपने गमले लगाए हैं शहरों में, और गमले कौन से लगाए हैं पौधे, जिनको हम एग्जोटिक प्लांट कहते हैं। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, विदेशों का तो आप बताइएगा। वो एग्जोटिक प्लांट का मतलब होता है तकनीकी रूप से जो विदेश से आए हुए पौधे। पर ये सच बात ये है कि एग्जोटिक के नाम पर हमको जीएमओ प्लांट्स दिए गए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। ये वो प्लांट है जहां पे ये पौधे लगे होंगे, इसको रेखांकित करिएगा, याद रखिएगा, उस कॉलोनी में 4 परिवार तो क्या मिलकर रहेंगे, परिवार के 4 सदस्य भी मिलकर नहीं रहेंगे, सदा लड़ते झगड़ते रहेंगे, कभी प्रेम नहीं होगा आपस में। पूरा मोहल्ला एक दूसरे का दुश्मन बना लेगा, पूरी कॉलोनी, उसकी इतनी नेगेटिव एनर्जी उन पौधों की। और सब लोग बीमार रहेंगे, तन से भी और मन से भी, दोनों ही तरह से।
और भूमि भी विषैली होगी, हवा भी विषैली बनेगी। अब ये पौधे कौन कौन से हैं? ये फाइकस प्लांट है, हाँ उसका कोई बोटेनिकल नाम और होगा, एलस्टोनिया है, सिल्वर ओक है, इस तरह की। और फिर सबसे ज्यादा जो खतरनाक और है, उसको आप कहेंगे पाम। कौन सा पाम ट्री है? एक पाम ट्री है 5-6 तरह के। उस सारे के सारे बड़ी तारीफ की जा रही है, एरिका पाम। तो वो बड़ी तारीफ की जा रही है, और 2-3 बार तो खबर छप गई कि जी रिसर्च आ गई है, इसमें ऑक्सीजन बहुत है। झूठ बोलते हैं, स्पॉन्सर किए हुए रिसर्च है वो सारी। इनमें से केवल जो स्नेक प्लांट है वो सही है, मनी प्लांट सही है, बाकी अधिकांश प्लांट जो है वो विष से भरे हुए हैं। तो आपने वो पौधे अपने खर्चे के ऊपर अपने लिए मुसीबत खड़ी की हुई है, अपने ऑफिस में, अपने कमरे के अंदर, अपने लॉन में, हर जगह वो पौधे लगाए हुए हैं आपने, अपने लिए मुसीबत। मैं कई बार मजाक में कहा करता हूँ, कलयुग की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? कि जब त्रेता और सतयुग में तो राक्षस आकर लोगों को मारा करते थे, आज कलयुग में जो है लोग स्वयं अपनी गर्दन अपने खर्चे से खरीदी हुई तलवार से काटते हैं। ये युग ये है। अब बताइए, आपका खर्चा और आप ला लाकर, यानी बुद्धि का दरवाजा बंद है। किसने बंद किया है? यही जो आप कह रहे थे ना, वैज्ञानिक, साइंटिफिक। अरे ये साइंटिफिक आतंकवाद है, जिहाद है ये, विज्ञान के नाम पर। आपको बोलने नहीं देंगे सही बात। बच्चे पैदा करेंगे तो 2-4 हज़ार वाट की रोशनी में पैदा करेंगे बच्चे को। जो बच्चा अंधेरे से बाहर निकला है तो उसके ब्रेन सेल मर नहीं जाएंगे? करोड़ों सेल मर जाते हैं उसी टाइम। अब बताओ, इसके लिए कोई लॉजिक की जरूरत है? तर्क की जरूरत है? वैज्ञानिक के नाम पर आप धांधली किए जा रहे हो, लोगों का जीवन बर्बाद कर रहे हो वैज्ञानिक के नाम पर। वैक्सीनेशन में भी यही चल रहा है, सब कुछ विज्ञान के नाम पर धांधली, लोगों को मारने का कार्यक्रम है। इसलिए हमारे कई लोग कहा करते हैं कि एमडी डॉक्टर हैं, वो बोलते हैं वी आर लाइसेंस्ड किलर्स। तो इस पे फिर कभी बात करेंगे, इसको मैं यही बात को छोड़ देता हूँ। तो अपने लॉन में, अपने गमलों में जो आप विषैले पौधे उगा रहे हैं, थोड़ा सा आप बुद्धिमान है, इसमें कोई शक नहीं है, पर आपके दिमाग को डिटर्जेंट से धोने की तरह धो दिया गया है, और बंद कर दिए हैं विज्ञान के नाम पे आपके दिमाग के दरवाजे। और आपको सही सोचने का, देखने की क्षमता आपसे छीन ली गई है। जरा उसको अपनी दृष्टि से देखिए परिस्थितियों को, और इन गमलों में वो पौधे लगाइए जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दें, सकारात्मक ऊर्जा दें, आप उत्साह से भरे रहें। ये फर्क पड़ जाए। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ आपको, मेरे जीवन में आज तक एक बार भी अपवाद नहीं मिला है। एक अपवाद है, मैं आपको बता भी दूंगा क्या। जिस भी व्यक्ति को डिप्रेशन है, जो हाइपर पेशेंट है, तनावग्रस्त है, उन सबको मैंने कहा पीपल के नीचे जाकर बैठो, तो 15 मिनट बाद यदि आपका तनाव बच जाए तो आकर मुझे जो दंड चाहो वो देना। नहीं रहेगा, आप पॉजिटिविटी से भर जाओगे, आनंद से भर जाओगे, प्रसन्नता से भर जाओगे, डिप्रेशन और नेगेटिविटी खत्म। एक पौधे का इतना असर है। और अपवाद क्या है? हमारे एक बहुत आदरणीय जस्टिस मोंगा हैं, दिनेश मोंगा साहब। वो एक बार मैं गया उनके पास, तो उन्होंने बताया कि मुझे तो आज डिप्रेशन हो गया पीपल के नीचे बैठकर। कल? मैं कैसे? कहते कल रविवार था, आपने मना किया था पीपल के नीचे जाने को। मैं चला गया। अब आर्य समाजी कम्युनिस्ट माने ना माने, कोई और संप्रदाय के लोग माने ना माने, जो सच है तो है, पीपल के नीचे रविवार को नहीं जाना, नकारात्मक ऊर्जा। बाकी 6 दिन आप जाएंगे, निश्चित रूप से उत्साह से भरकर वापस आएंगे। अब ऐसी अगर आप अपने लॉन में पौधे लगाएंगे, तुलसी लगाएंगे, हार सिगार लगाएंगे, आम लगाएंगे, नींबू लगाएंगे, अमरूद लगाएंगे, हर समय उत्साह से भरे रहेंगे, सकारात्मक वातावरण रहेगा, पूरे मोहल्ले में, पूरे परिवार में आनंद की लहर बढ़ेगी। हम कर क्या रहे हैं? हम आग में हाथ डालकर रो रहे हैं, अरे मेरा हाथ जल रहा है, इसमें ठंडक क्यों नहीं आ रही? बस कुछ ऐसी नासमझी हम किए जा रहे हैं। चारों ओर मुसीबत के हमने पहाड़ खड़े किए हैं अपने खर्चे पर। तो उन गमलों के अंदर कुछ अच्छे पौधे लगाइए ना,
जिनकी पॉजिटिव एनर्जी है। एक थोड़ी है, अनेक है। शतावरी है, अश्वगंधा है, गेंदा है, केवल तुलसी थोड़ी है। और भी 20 पौधे हैं देसी, वो लगा दो, एकदम भर जाएगा सकारात्मक ऊर्जा से आपका वातावरण, और आप उत्साह से दिन भर भरे रहेंगे। और छत में और आपके बैकयार्ड बोलते हैं ना, अमेरिका जैसे देशों में, भारत में भी बोलते हैं, जो घर के पीछे खुली जगह हम छोड़ रखते हैं। जबकि हमारे तो भारत की परंपरा है, घर के पीछे जगह बड़ी नहीं छोड़नी। पूरब दिशा में ज्यादा खुली जगह छोड़ो, उत्तर दिशा में ज्यादा खुली जगह छोड़ो। 13 तारीख को अशुभ नहीं मानते हमारे, हमारे शुभ मानते हैं। पीछे दक्षिण और पश्चिम में यदि आपने खुली जगह ज्यादा छोड़ दी तो अशुभ है। और यदि छोड़नी है खुली जगह, ऊंचे पेड़ लगाओ, इतने ऊंचे पेड़ जो आपके मकान से ऊंचे हो, तो वो अशुभ जगह शुभ हो जाएगी। तो खैर, आपने जगह अगर छोड़ी है तो उसमें आप अच्छे बीज लगाओ, और उनको बाकी विशेषज्ञों से कहीं ज्यादा उपज आप प्राप्त करो उसे। कैसे, वो मैं बताता हूं। तो सबसे पहले जब आप बाजार से बीज लाएंगे तो बीज जेनेटिकली मॉडिफाइड होंगे। ऐसे बीज होंगे जिनको खाने के बाद पेट के अंदर आजीवन विषैली प्रोटीन बनती रहेगी, फैक्ट्री लग जाएगी प्रोटीन की, विषैला प्रोटीन बनने की, आप सदा बीमार रहेंगे। तो अगर ऐसा हो जाए तो हर रोज आधा नींबू कांच के गिलास में निचोड़कर पी लिया करो। जीएमओ का असर, जो अरबों रुपया खर्च करके बनाए ना आपको बीमार बनाने को, खत्म। पूरी कॉन्स्पिरेसी पे पानी फिर जाएगा। हम भारत के लोगों की आदत है, परंपरा है, दुर्जनों के किए हुए काम के ऊपर पानी फेरना। तो ये आधे नींबू से आपके पानी फिर जाएगा उसके ऊपर, जीएमओ के जो आपके लिए तैयार किया गया है। आधा नींबू पी लिया करो। अगर आपको कहीं खराब बैठता है, थोड़ा गुनगुना गर्म पानी ले लो, वो भी ठीक नहीं बैठता तो कुछ और सोचेंगे। पर इससे अधिकांश लोगों के ये जो जीएमओ के कारण रोग पेट में लगे हैं वो ठीक हो जाएंगे। नंबर 1, तो बीज लाओ देसी। आपको तो बीज देसी मिलेंगे ही नहीं, ना भारत में ना विदेश में। भारत में अघोषित रूप से जीएमओ बीज बिक रहे हैं। तो क्या करना है, अगला कार्यक्रम निकल आया। वो क्या कार्यक्रम निकल आया, आपको बीजों को कैसे पिरामिड के नीचे रखकर 24 घंटे में जीएमओ से नॉन जीएमओ बनाना है। वो पिरामिड का एंगल, आप $1000 की किताब ले आओ, एंगल नहीं बताते पिरामिड की। कौन सा एंगल कैसे बनाना, वो हमको बताएंगे। कार्यक्रम एक अगला रख लीजिएगा। आदित्य जी से मेरा अनुरोध है, अगला कार्यक्रम रखिए, कैसे बनाना पिरामिड। पिरामिड के नीचे बीज लाकर रखो, जो मर्जी बीज, 24 घंटे बाद वो बीज नॉन जीएमओ हो जाएंगे। उनको बीजों को लगा दीजिए, विष मुक्त हो जाएंगे। जिस पिरामिड के नीचे बैठकर कुत्ता बिल्ली मांस खाना छोड़ देते हैं, बड़े बड़े पुराने रोगी गठिया के ठीक हो जाते हैं, उस पिरामिड के नीचे बैठकर आपके बीज क्यों नहीं बदलेंगे। तो जीएमओ बीजों को नॉन जीएमओ बनाने के 2 तरीके, एक तुलसी का स्पर्श करना, तुलसी का पानी, तुलसी पानी में घोलकर उसका छिड़काव करना, सारे बीजों का जेनेटिक कोड बदल जाएगा। उन्होंने अरबों डॉलर लगाए, हमारा तो एक नया पैसा नहीं लगा। तो इसलिए रावण के किए प्रयासों के ऊपर पानी फेरने का काम हम भारतीयों का ही है। तुलसी और पिरामिड, बस। तो पिरामिड बनाओ और उसके नीचे रखो। और जो मैं तरीका बताऊंगा अगली बार, आदित्य सत्संगी जी के सहयोग से हम ये विषय आपके आगे लाएंगे, तो हम बताएंगे पिरामिड कैसे बनाना है, छोटा या बड़ा। अब उन बीजों को लगाइए। लगाने के बाद गमलों में लगाइए, जैसी भी लगाइए। एक सामान्य बात है कि जो आपका बेल वाले पौधे हैं उनको कम से कम 2 फुट बाई 2 फुट के गमले में लगाना चाहिए। प्लास्टिक हम मना करते हैं, पर कोई बात नहीं, हम प्लास्टिक का भी विष निकाल देंगे। आप प्लास्टिक के गमले में लगाओ, कोई समस्या नहीं, लगाइए। और जब छत पे लगा रहे हैं तो उसके लिए मिट्टी जरा विशेष प्रकार की बनानी है। अब मिट्टी कैसे बनानी है वो समझ लीजिए। जो अच्छे पौधों के पत्ते तो झड़ते ही रहते हैं। यूरोप और अमेरिका के देशों में तो पत्ते वैसे भी ज्यादा झड़ते हैं, क्योंकि वहां पे भूमि ज्यादा है, आबादी कम है और वनस्पति बहुत है। वो पत्ते लाइए, लाकर उनको एक जगह ढेर करिए। ढेर करने के बाद उसके ऊपर जो मैं आगे आपको सिखाने वाला हूँ एंजाइम, उसके ऊपर छिड़किए। 20 दिन में, 25 दिन में आपकी खाद बन जाएगी, जो 90 दिन में या 3 मास या 6 मास में बनती है। वो कितने दिन में बनेगी, 20 से 25 दिन में बन जाएगी।
पूरी दानेदार चाय की पत्ती जैसी खाद बन गई। तो आपको क्या करना है, आपका 2 फुट का एक बड़ा क्रेट है, गमला है, उसमें आपने नीचे पत्ते बिछाए, सूखे हरे पत्ते जैसे मर्जी, बस 1 इंच की परत काफी है। उसके ऊपर फिर आपको थोड़ी सूखे पत्तों की मोटी परत डालनी है। वो घास फूस गोहे, गेहूं का, चावल का भूसा, वो कुछ भी हस्क वो रह सकता है, 3 इंच की डाल दीजिए। उसके ऊपर फिर आपको ये खाद डालनी है जो पत्तों से बनी। नारियल से कोकोपीट अगर सस्ता हो तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। कोकोपीट बनाना अभी आपको सिखा देंगे, वो डालिए। और उसके ऊपर फिर मिट्टी डालिए, 3 इंच की परत, फिर पत्ते डालिए, फिर खाद डालिए, फिर मिट्टी डालिए। ऐसे 3 या 4 परत में गमले को भर दीजिए। अब इसके अंदर बीज लगाइए, इसके अंदर पौधे ट्रांसप्लांट करिए, जो भी है। और यदि आपको पत्ते वाली सब्जी, धनिया, पालक, ये सब लगाना है, तो फिर तो आपको 4 इंच की, 6 इंच की, बस इतनी सी एक ही परत पर्याप्त है, उसी में लगा दीजिए। और यदि आपको मूली गाजर लगाना है, तो फिर आपको 1 फुट की परत तो लगानी पड़ेगी, तो उसके अंदर वो लगा दीजिए। तो इस प्रकार आपकी मिट्टी तैयार हो जाएगी। तो यदि आपकी मिट्टी बहुत चिकनी है तो उसमें रेत मिला सकती हैं आप, थोड़ा बोन मिल भी डाल सकते हैं। पर अब असली बात क्या है, पहली बात तो महत्वपूर्ण थी बीज, दूसरी बात है कि हमको अपनी भूमि को जबरदस्त उपजाऊ कैसे बनाना, उसमें से पेस्ट कंट्रोल कैसे करना, फंगस को कैसे खत्म करना, रोग कैसे खत्म करना, इस पे बात कर लेते हैं। ये बात मैं पहली बार किसी चैनल के ऊपर कर रहा हूं, अभी तक किसी शिष्य को भी हमने अपने ये सिखाया नहीं है। आपको क्या करना है, देसी गाय का गोबर ले आइए, 3 किलो या 2.5 किलो हो तो भी चलेगा, 3 किलो हो तो अच्छा है। थोड़ा टाइट गोबर, स्वस्थ गाय का गोबर होगा, देसी यानी A2 गाय का गोबर ले आइए। वो गोबर लाकर आप उसमें थोड़ा पानी, गौमूत्र हो तो 100-200 ग्राम, 500 ग्राम वो भी डाल देना, घोल लीजिए। कितना, 3 किलो में बस 1-1.5 किलो ये डाल दीजिए। अब आपको 1 किलो जगरी बोलते हैं ना आप अंग्रेजी में, गुड़, शक्कर, देसी खांड, वो आपको 20 किलो के एक थ्रेडिंग वाला ढक्कन, चूड़ी वाला ढक्कन, उसमें आपको 1 किलो ये गुड़ डाल देना है। और जो घोल है 3 किलो गोबर का वो उसमें डाल दीजिए। अब इसमें 8-9 लीटर पानी डाल दीजिए। पानी डालकर इसको पूरा हवा बंद, एयर टाइट बंद करके किसी गर्म जगह पे रखिए, पर सूरज का सीधा प्रकाश इस पे नहीं पड़ना चाहिए। बस थोड़ा इसको गलने तो, जब जब इसमें गैस बने तो उसकी ढक्कन चूड़ियां आधी खोलना, पूरी नहीं खोलना, एनारोबिक, इन एरोबिक की प्रोसेस है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला। तो उसमें 90 दिन में आपका ये पूरा बन जाएगा। जब जब उसके अंदर दबा कर देखना, दबाव बने, थोड़ा गैस निकाला, गैस निकल गई, फिर ढक्कन को पूरा कस देना। तो ये 90 दिन में आपका एक अद्भुत एंजाइम बनेगा। आप कहेंगे अद्भुत क्यों, ऐसा एंजाइम तो हजारों लाखों लोग बना रहे हैं, फल डाले, सब्जियां डाले, पत्ते डाले, बना रहे हैं, वो सब बना रहे हैं, पर गोबर का एंजाइम आज तक किसी ने बनाया नहीं, सिखाया नहीं। आप कहेंगे क्या कमाल की बात है जी, कमाल की बात इसलिए है कि जिस गोबर के 1 ग्राम में 30 करोड़ या 100 करोड़ जीवाणु हैं, लाभदायक, वो गोबर का जब एंजाइम बनेगा तो कितना कमाल होगा, होगा। वो किसी पेड़ पौधे से नहीं हो सकता। बस आपका ये एक तरह का कल्चर तैयार हो गया गोबर का। 90 दिन के बाद इसको कपड़े से छान कर बोतलों में भरकर रख लीजिए। इसके ऊपर हल्की फंगस आती है ना अगर परत, वो बहुत कीमती बैक्टीरिया है जो लाखों रुपए का आपको मिलेगा। उससे जो एंजाइम एसिड बनते हैं वो लाखों रुपए कीमत में भी नहीं मिलेंगे, वो इतने कीमती है। अब इसकी एप्लीकेशन, आपको क्या करना है, जो पत्ते आपने ढेर किए हैं उनके ऊपर छिड़किए, आधा पानी आधा ये एंजाइम छिड़क दीजिए, बस गीला रखिए उसको, थोड़ा सा नमी वाला। 22-25 दिन में आपकी पूरी दानेदार खाद बन जाएगी। वो हरे पत्ते हैं, सूखे पत्ते हैं, जैसे मर्जी है,
पूरा खाद बनेगी उत्तम, और उसके अंदर इतने नेचुरल एसिड बनेंगे। ये क्या करेगा, बैक्टीरिया इसमें अनेक प्रकार के, सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया हैं, वो क्या करेंगे, नेचुरल एसिड बनाएंगे। वो नेचुरल एसिड क्या करेंगे, एंजाइम बनाएंगे। वो एंजाइम क्या करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे आपकी पूरी खाद को, और उसको हर तरह के नाइट्रोजन, अपना उसमें फास्फोरस, एनपीके, सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। वो खाद उठाकर अपने पौधों में डाल, कैसे डालना, सीधे डाल दीजिए। दूसरा तरीका, ये लेकर आप खाद को पानी में घोलिए, घोलकर डाल दीजिए। और ये जो आपने गोबर का एंजाइम बनाया, ये आप 1 लीटर में 2 ml, 2% नहीं, 0.02%, यानी 1000 ml में 2 ml, बहुत हुआ 5 ml, ये डालकर पौधों में डालते जाइए। पेस्ट कंट्रोल होगा, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड और फर्टिलाइजर, सब कुछ हो गया। अब अगर समय बचा हो तो इसी एंजाइम से, गोबर का एंजाइम कहेंगे इसको हम, इससे हमको 4 प्रोडक्ट बनाए। समय है तो आपके टेरेस गार्डन के लिए वो चारों प्रोडक्ट मैं बता रहा हूं। जी बताएं। बिल्कुल, बताइए बताइए। जी, तो आप ऐसा करिए, अगर आप 20 लीटर के ड्रम 4 ले लें तो अच्छा है। उन 4 ड्रमों में आप क्या करेंगे, 20 लीटर के ड्रम में आप डालेंगे 20, 50, 100 गुड़ डालेंगे, जगरी डालेंगे। और 100 अगर आपके पास A2 छाछ हो, बटर मिल्क हो तो डाल देना, ना हो तो मत डालना, वो डाल दीजिए अगर है तो। अब इसके अंदर आपको डालना है 10 किलो में 3 किलो पत्ते डालने हैं। किस चीज के पत्ते डालने हैं, हम पौधों का फोटोसिंथेसिस बढ़ा रहे हैं, पत्ते बड़े हो जाएंगे हर चीज के, उनके ऊपर प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत ज्यादा होगी। तो अच्छे पौधों के, फलदार पौधों के, अच्छे फूलों के जो हो, उनके पौधे आपने 3 किलो लेने हैं। कूटना या बारीक काटना, वो पत्ते इस ड्रम में डाल दो। डालने के बाद इसमें 1 किलो 2 किलो आपका जो गोबर का एंजाइम है वो डाल दो, और पानी से भर दो, और इसको किसी जूट की बोरी से ढक दो, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता रहे। ये आपका 10 दिन में, 8 दिन में पूरा जूस निकल आएगा। बहुत ठंड का मौसम हो, महीना भर रख दो, पूरा जूस निकल आएगा। अब आपको इसको छान कर 1 लीटर निकाल लेना है। 1 लीटर में आपको 5 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर पानी डालना, और पत्तों के ऊपर छिड़काव कर देना दोपहर के बाद, शाम को। अगर धूप तेज नहीं है तो आप किसी समय भी कर दो। छिड़काव करने से पत्तों का फोटोसिंथेसिस कई ज्यादा गुना अधिक होगा, और पत्ते बड़े हो जाएंगे। सब्जियों के पत्ते आपको ज्यादा मिलेंगे, फलदार पौधों के पत्ते बड़े होंगे तो फल बड़े भी हो जाएंगे। क्योंकि जितना भोजन पत्ते बनाएंगे उतना बड़ा फल बनेगा, दाना बनेगा। तो एक प्रोडक्ट ये हो गया। अब दूसरा, आपको बनाना है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड। तो क्या करेंगे, अगर आपके वहां पे नीम हो, पर जीएम नीम आ चुका है। जीएम नीम कैसे होता है, मेरी उंगली जितनी मोटी टहनी को तोड़ो, टूटेगी नहीं, लचकदार होगी। और अगर देसी नीम है, कड़क से टूट जाएगी, ये अंगूठे जितनी मोटी, ऐसे एकदम टूटेगी, तो वो देसी नीम है। तो ये पहचान है उस नीम की, जिसमें लचक पैदा हो जाए। वो नीम को, जैसे सहजन को, मोरिंगा को, नीम को नकली बनाया गया, ऐसे बहुत कुछ नकली बनाया गया है। तो नीम के पत्ते ले लो, ना हो तो कोई भी ऐसे पत्ते जिसको गाय नहीं खाती, ऐसे 2-3 तरह के पत्ते ले लो। 2 किलो, आधा किलो हरी मिर्च ले लो, आधा किलो लहसुन ले लो, गार्लिक बोलते हैं जिसको, वो ले लो। लेकर उनको कूट कर इसमें ड्रम में वही 100 ग्राम गुड़ और ये सारी सामग्री, छाछ हो तो डालो, ना हो तो रहने दो 100 ग्राम छाछ, और इसमें वही 2 लीटर गोबर का एंजाइम और पानी, ये डालकर वही बहुत माइनस टेम्परेचर वाला कोई जगह है तो 1 महीना रखो, रोज हिला देना।
और 1 महीने के बाद इसको छान कर रखो। वो जो पहला हमने बनाया प्रोडक्ट 1 साल तक उसको छान कर आप रख सकते हैं, और जो दूसरा बनाया इसको भी 1 साल तक छान कर आप रख सकते हैं। वही प्रयोग करना है। कैसे करना है? 10 लीटर पानी में 1 लीटर। बहुत ज्यादा बीमारी है, बहुत कीड़ा, ये पेस्ट वेस्ट है, तो 2 लीटर डाल दो, बस, इससे ज्यादा नहीं। इसको तेज है ये, बहुत ज्यादा नहीं डालना। तो बस ये छिड़क दो पौधों के ऊपर 2-3-4 बार। हर रोज छिड़क देने से बीमारी खत्म। हफ्ते में 1 बार तो छिड़क ही देना चाहिए ताकि बीमारी आए ही नहीं। कई तरह की उसमें फ्लाई आती है ना, वो अंडे दे जाती है सुराख करके फलों के अंदर, फूलों के अंदर। तो हफ्ते में 1 आध बार, 10 दिन में 1 बार करते रहो। ये दूसरा प्रोडक्ट हो गया। तीसरा आपको क्या करना है? इसके लिए भारत में एक बहुत कमाल के वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर कृष्ण चंद्र। ये उनकी प्रेरणा से मुझे मिला है। अब ये क्या है? पत्थर लाने हैं आपको अलग अलग रंग के, पेबल्स बोलते हैं जिनको। नदी के हों तो बहुत अच्छा है, ना हो तो पहाड़ों के, काले, पीले, सफेद, लाल, जितने रंगों के मिल जाए, ग्रेनाइट के, जैसे भी मिले, वो लेकर आपको 1-1 किलो पत्थर लेकर, या 2-2 किलो पत्थर मिल जाए तो और अच्छा। ये लगभग आपको कुल मिलाकर 10-15 किलो पत्थर एक ड्रम में डाल देने हैं। ड्रम में डालकर वही गुड़ डालो, गोबर का वो एंजाइम डालो, 2 लीटर, उसमें पानी भर दो। पानी भरकर इसको घोल कर रखो। 1 महीने बाद इसमें से जो एंजाइम निकलेंगे वो आपको केवल 1 लीटर में 50 ml डालकर इसका छिड़काव करना है 10 दिन में 1 बार। तो क्या होगा? वो मिनरल्स मिल जाएंगे आपके पौधों को जो बहुत कीमती है, बहुत महंगे हैं। वैज्ञानिक भी निकालते हैं इनको, वो भी यही करते हैं। वो डालते हैं गंधक का तेजाब, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, फिर कोई और 2-3 तरह के एसिड डालेंगे। अरे वो तो टॉक्सिक हो गया। हम तो नेचुरल एसिड डाल रहे हैं, उसके द्वारा जो स्टोन में से एक्सट्रैक्शन होगी मिनरल्स की, बेशकीमती है। और वो पत्थर आपके साल भर बार बार प्रयोग करते जाओ। ये 3 उत्पाद हो गए। चौथा भी आपका डॉक्टर कृष्ण चंद्र जी की प्रेरणा से ही है। वो पूरा उनका नहीं है ये फॉर्मुलेशन, पर थोड़ी उनकी प्रेरणा इसमें है। अब आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनाने हैं जो बहुत कीमती बाजार में मिलते हैं। कैसे करना? इसमें ड्रम थोड़ा बड़ा ले लो, 50 लीटर का ले लो या 100 लीटर का ले लो। 100 लीटर के ड्रम में आपको क्या करना है? यही आपको गोबर का जो है रस, ये डाल देना है 10 लीटर, और उसमें 50 लीटर पानी डाल दो। 1 किलो गुड़ डाल दो, जगरी। अब इसमें आपको क्या क्या डालना है ये देखिए। कम से कम 3 या 4 तरह की दालें रात को भिगोना, सुबह मिक्सी में ग्राइंडर में पीसना और इसमें डाल देना। एक चीज। उसके बाद फिर आपको मिट्टी लानी है। गेरू मिट्टी बोलते हैं, हमारे स्किन प्रॉब्लम में बहुत काम आती है वो गेरू डाल देना है इसमें। 50 ग्राम इसमें, अगर ठंडी जगह है, माइनस टेम्परेचर जाता है आपका, तो ये अगला प्रोडक्ट डालना, वरना नहीं डालना। क्या? 50 ग्राम दालचीनी, सिनेमन जिसको बोलते हैं, 50 ग्राम लौंग, क्लोव, वो डाल देना पीस कर। बहुत ठंडी जगह के लिए है ये। बस ये 2 चीजें उसमें ये भी डाल देना। आपका मिट्टी अगर आपको कहीं पे मिल जाए 2-3 तरह की, पीली है, सफेद है, लाल है, आधा आधा किलो डाल देना, 1-1 किलो, आधा आधा किलो। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जहां आपके फ्रूट प्लांट्स हों, नॉन जीएम, सेब हो, आम हो, अमरूद हो, पाइन एप्पल हो, जो भी ऐसे हों, जहां वो पुराने हों, बड़ और पुराना जंगल, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, जहाँ पे अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगे हैं, वो देवदार का, सीडार वुड नहीं होना चाहिए, ओक वुड हो सकता है, चीड़, पाइन ट्री नहीं होना चाहिए। वो मिट्टी ऊपर को 1 किलो मिट्टी ऊपर की लानी और लाकर इसी ड्रम में डाल। बस 15-20 दिन में आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तैयार हो गए। इसमें यदि आप एक आध चीज और डाल दें, 100 ग्राम कोई भी गोंद, गोंद नहीं है तो कोई भी गोंद वाले पत्ते, जैसे हेबिस्कस,
लाल वाला, बहुत गोंद है उसके अंदर, वो डाल दीजिए। या कोई और ऐसा जिसमें गोंद रहता हो, वो डाल दीजिए। इसमें डालकर आप देखेंगे वो जबरदस्त न्यूट्रिएंट का काम करेंगे आपके ये सब कुछ। हाँ, एक मैं भूल गया, देसी गाय की गोबर की भस्म मिल जाए ना, वो भी आधा किलो इसमें डाल देना छान कर। बस हमारा एक अति उत्तम माइक्रो न्यूट्रिएंट बन गया। ये आपका खत्म नहीं होने वाला 4-6 महीने तक। बस उसमें से 15-20 दिन के बाद ऊपर का सामान निकाल के कपड़े से छानो, छान कर 10%, यानी 1 लीटर में 100 ग्राम, 200 ग्राम भी डाल लो, इससे अधिक नहीं, डालकर छिड़काव करो। आप देखेंगे पौधे बहुत बढ़िया, फल फूल बहुत अच्छे होंगे। ये अति उत्तम प्रयोग हो जाएगा। जब आपके पौधों के ऊपर फूल आने लगते हैं, बेलों के ऊपर खास करके, तब जो हमने वो कीटनाशक बनाया ना, वो हर 3-4 दिन के बाद छिड़काव करना, ताकि वो फ्लाइज वगैरह आकर उसमें अंडे ना देते। वो आप जरूर ध्यान रखिएगा, वो जरूर कर लीजिएगा। मिर्च लहसुन वाला जो हमने बनाया, उसमें भी गोंद आप जरूर डाल लेना। ये जो गोंद वाला घोल बनाया है ना हमने, तो नहीं, गोंद छोड़ दीजिए, चावल लीजिए। वो जो आपने बनाया उसमें आप 100 ग्राम पका हुआ चावल पीस के डाल देना। वो चावल अपना चिपकने का काम कर देगा, कीड़ों के लिए वो मुसीबत खड़ी कर देगा। तो आशा है आपके पेड़ पौधे बहुत अच्छे होंगे और आपको आनंद आएगा उन फल सब्जियों को खाने का। एक छोटी सी बात और, पर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, कांसे की थाली सूर्योदय सूर्यास्त के ऊपर बजाना, रविवार को बिल्कुल मत बजाना। सारे पौधे अबंडेंट, असीमित आपको फल फूल देंगे, आपको आनंद आ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ करने के बाद आपकी हर चीज गुच्छों में लगे, अंगूर की तरह। सेब लगेगा, बड़े ड्रम में लगाना ना, तो उसमें आपका अंगूर की तरह सेब लगेंगे, टमाटर तो लगेंगे ही गुच्छों में, हर चीज गुच्छों में लगेगी। तो आप एक थाली बजाइएगा और प्रार्थना, आकाश से, बादलों से, पानी से, पृथ्वी से, बीजों से प्रार्थना करना, बहुत अच्छे होना, बहुत बढ़िया होना, खूब अच्छे होना। ये प्रार्थना करना चमत्कार होगा। हमारे एक परिचित हैं, वो देश भर में जाके खेती सिखाते हैं। उन्होंने मिरेक्कल कर दिया हरियाणा में। क्या किया है, खरपतवार को माथे से लगाया और कहा मेरे खेत में मत आना, एक तिनका नहीं होगा खरपतवार का। ये प्रार्थना पे भरोसा करना, करके आजमाना, और यदि मैं गलत साबित हो जाऊं तो बोलना कि आप गलत है, अन्यथा सत्संगी जी का धन्यवाद करना। अब कोई आपके इस टेरिस गार्डनिंग में कोई समस्या हो तो बताइए। एक ध्यान रखना, जो सबसे बड़ा सबसे पहला फल आए उसका बीज बनाना। तो कहाँ बार बार नॉन जीएमओ बनाते रहोगे, उसका बीज तैयार कर लेना, और पहला फल पहली क्रॉप भगवान के नाम पे कहीं देना, तब प्रकृति आप पे कृपा करे। बस इतना ही निवेदन। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने बताया। और अमेरिका में पिरूल के पेड़ होते हैं, अमेरिका में पिरूल, पिरूल पिरूल के जो पेड़ होते हैं अमेरिका में, वो होते हैं, जैसे कैलिफोर्निया में पिरूल के बहुत मिलते हैं। काली मिर्च का पेड़ सुनाई दिया आपको? काली मिर्च का पेड़ बहुत होता है, पिरूल का ट्री ना। तो पिरूल का ट्री जो है, काली मिर्च का पेड़ बहुत होता है अमेरिका में, जो पिरूल बोलते हैं, पिरूल। सुनाई दे रही है मेरी आवाज आपको? बताओ क्या बोले। मेरी एक आवाज बार, सुनाई दे एक रही है बार आपको? बोलिए। हाँ जी। पिरूल के पेड़ होते हैं, पिरूल के, अमेरिका में पिरूल बोलते हैं उसको। जैसे काली मिर्च होती है, काली मिर्च, उसके पेड़ हाँ बहुत होते हैं। क्या उसका प्रयोग लोग कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते जी, जरूर कर सकते हैं। हम्म। जो आपको इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बनाना है ना, फंजीसाइड के लिए तो छाछ से अच्छा कोई पेस्टिसाइड नहीं है। अरे, छाछ में तांबे का टुकड़ा डाल दो आप, 1 लीटर छाछ में तांबे का टुकड़ा डाल दो, 5 दिन के बाद तांबा निकाल दो। उस छाछ को आप जो है 500 ग्राम छाछ आप 10 लीटर में डालिए और हाँ छिड़काव करिए। दुनिया का सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है फंजीसाइड पे पर, हाँ। और आपका छाछ से 100% कंट्रोल होगा। अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है। एक्चुअली
मेरे को बड़ा आपकी बात सुन के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरे घर में ओक ट्री भी है। तो ओक ट्री का तो है मेरे घर पे, तो मैं भी उसका भी यूज कर सकता हूँ, बाकी लोगों के घर में भी होगा। आप देख सकते हैं अगर है कि नहीं है। और एक कॉमन प्रॉब्लम आती है जो शहरों में लोग रहते हैं, कि कहाँ से ये सब चीजें लेकर आए उनको। जो भी आपने समझाया, आपने तो बड़ा सरल भाषा में समझा दिया, लेकिन लोगों को लगता है कहाँ से लेकर आए। तो यहाँ पे तो मैं सीधा एक ही इस उत्तर का, जो मैंने प्रश्न उत्तर के प्रश्न पूछा उसी का उत्तर मैं देता हूँ, कि थोड़ा सा हमको लेजीनेस भी छोड़नी पड़ेगी। अगर आपको भोजन शुद्ध करना है तो आपको थोड़ा तो प्रयत्न करना पड़ेगा, कि हर चीज आसानी से मिल जाए, मार्केट में मिल जाए। उसी की वजह से तो वैज्ञानिक आप पे इतना प्रयोग करते हैं। तो इस विषय में आप क्या बोलेंगे, जब लोग बोलते हैं डिफिकल्ट है, कहाँ से लेकर आए? जी, मेरे पास, आपके पास नहीं, मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं, बोलते हैं जी बहुत मुश्किल है, आप करें चाय छोड़ दो, ये ना खाओ वो खाओ, जल्दी उठो। तो मैं कहता हूँ हाँ ठीक बात है, ये बहुत मुश्किल है, आप उस मुश्किल काम मत करो, ये आसान काम करते रहो, उसके बाद बिस्तर पे लेट जाना। डॉक्टर आपसे लाखों रुपए का बिल लेगा, ऑपरेशन करेगा, और भगवान के दरबार में आपको बहुत जल्दी भेज देगा। अब मुश्किल काम छोड़ दो, आसान करो, ये आसान है ना, करो। अरे स्वस्थ रहना है तो कीमत चुकानी पड़ेगी, है ना। तो कीमत चुकाने के लिए पहला काम है कष्ट करो। और नेट के ऊपर जरा देख लीजिए, नॉन जीएम सीड्स, ऑर्गेनिक सीड्स, ये नेट पे डालकर देखिए, शायद वहां कहीं मिल जाए। और नहीं तो आप फिर जो भी सीड आएंगे उनको आप पिरामिड के नीचे ठीक कर ही लेंगे, तुलसी का प्रयोग कर ही लेंगे। अगले शो में लोग देखेंगे पिरामिड कैसे बनाएं, क्योंकि वो पिरामिड के विषय में हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले शो में। और टॉपिक ऑलरेडी डिसाइड हो गया है। और राजेश कपूर जी का पूरा प्लेलिस्ट है हमारे चैनल के ऊपर, तो आप उसको सारे वीडियोस उनके आप एक तरफ एक तरह देख सकते हैं, सीरीज बाय सीरीज। ऑल्सो इस वीडियो के बाद में उनके पूरी प्लेलिस्ट का एक लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करके भी आप देख सकते हैं इस वीडियो को, उनके सारे वीडियोस को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, और मैं बहुत आभारी हूँ। जब भी मैं आपसे बात करता हूँ, इतना ज्ञान है आपके पास प्रैक्टिकल, जो कि हम सभी लोग यूज कर सकते हैं। और जो भी आपने लास्ट टाइम मुझे बोला था एक शो में, खाद कैसे बनाएं, एक शो में आप पहले ही बोल चुके हैं, वो मैं अपने प्लांट्स पे प्रयोग करता हूँ। तो घर के अंदर सेब, और घर के अंदर एटलीस्ट 5 प्रकार के फल मेरे घर में उग रहे हैं अभी इस समय। और उसमें से एक वाह। सेब है, पीच है, और ऑरेंजेस है, लेमन्स है, वो घर के अंदर ही उग रहे हैं मेरे। तो उस प्रकार से तो मैं भी एक छोटी कैलिफोर्निया। सजेशन और है आदित्य जी, प्रसंगी जी, एक छोटी सुझाव और है। आपके जो पेड़ है ना, उनका जो अंदर का भाग है, जो हाँ पेड़ का पूरा घेरा है, हाँ उस घेरे का जो, जहां पे सीधा आप सूर्य का प्रकाश पड़ता है दोपहर को, उससे बाहर आप जो है 1 फुट चौड़ी 3 इंच गहरी नाली बनाइए। हाँ। 1 फुट चौड़ी 3 इंच 4 इंच गहरी नाली बनाइए। उस नाली में सारी खाद डालिए, पूरी पेड़ को मिलेगी। अरे वाह। जो आप उससे अंदर डालते हैं वो खरपतवार को मिलेगी, हाँ। या अगर आप उसके नीचे कोई पौधे लगाते हैं उसको मिलेगी। या फिर एक और बात है, उसके नीचे आप दलहन, जिसमें 2 पार्ट है, मूंगफली है, दालें हैं, चना है, वो लगाइए। तो आपको न्यूट्रिएंट्स उसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन भरपूर हो जाए। वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी दर्शकों का भी, तो अभी ये प्रयोग अपने घर में करिए। और उन्होंने बड़ा साधारण आपको उपाय बोला है, कि या तो आप ये प्रयोग करिए, या फिर आप लाखों करोड़ों मतलब लाखों रुपए, और या फिर अ, हजारों डॉलर खर्च करिए अपने बीमारी का चिकित्सा करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत दर्शकों का भी आभार। नमस्ते। जी नमस्कार, धन्यवाद।